हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेंशन मेंबर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है कि गसेट प्लेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या गसेट प्लेट क्या होती है बताइए। देखिए, जो भी आपके टेंशन मेंबर होते हैं, टेंशन मेंबर को हिंदी में कहते हैं तनन उपांग। ठीक है, जो भी आपके तनन उपांग होते हैं उनको जोड़ने के लिए, दो से अधिक तनन उपांगों को जोड़ने के लिए एक प्लेट का यूज़ करते हैं, उसी को हम कहते हैं गसेट प्लेट। जो इस तरीके से समझो कि मान लो ये कोई तनन उपांग है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, तो यहाँ पे एक हम प्लेट लगा देंगे जो कि इन सभी को आपस में क्या करेगी, कनेक्ट कर देगी। तो उसी को हम कहेंगे गसेट प्लेट। ठीक है, जैसे छत कैंचियों में विभिन्न जगहों पर कई उपांगों को जोड़ा जाता है तथा इनको जोड़ने के लिए जिस प्लेट का उपयोग करते हैं उसे गसेट प्लेट कहते हैं। ठीक है, सभी उपांगों को गसेट प्लेट पर रिवेट के द्वारा जोड़ दो या फिर उन पे वेल्डिंग कर दो। आइए समझ में, उन पे या तो क्या कर दो, वेल्डिंग कर दो, या फिर उनको रिवेट के द्वारा जो है गसेट प्लेट पे जोड़ दो। ठीक है, अब जब गसेट प्लेट के साथ वो जुड़ गए तो जो इन पे भार आएगा वही भार गसेट प्लेट पर भी आएगा। ये बात भी ध्यान रखना के द्वारा जोड़ दिया जाता है। गसेट प्लेट पर अवयव कभी आपस में नहीं जोड़े जाते। यानी कि देखो, नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये तुम्हारी गसेट प्लेट है, ये वाली। ठीक है, और ये जो है मेंबर हैं, अवयव हैं ये। ठीक है, तनन उपांग बोल लो इनको, ये हैं। तो इनको देखो आपस में कनेक्ट नहीं किया है, केवल गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है। तो इनको आपस में हम कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक, बल्कि गसेट प्लेट के माध्यम से अवयवों को जोड़ा जाता है तथा यह प्लेट भार स्थानांतरण का भी काम करती है। आई बात समझ में। तो ये गसेट प्लेट होती है। टैकिंग रिवेट क्या होता है, देखो टैकिंग रिवेट होता है जब तुम्हारे जो डबल एंगल सेक्शन होते हैं, कैसे मैं बताऊं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ये और यहाँ पे हमने ये एक एंगल सेक्शन लगा दिया। ठीक है, और इधर भी हमने एक ये एंगल सेक्शन लगा दिया। ठीक, अब देखो इनकी लंबाई जब अधिक हो जाती है, इनकी लंबाई जब अधिक हो जाती है तो यहाँ पे एक रिवेट लगाया जाता है। वही रिवेट हमारा टैकिंग रिवेट कहलाता है। जब डबल एंगल सेक्शन, दो कोणीय खंडों की लंबाई अधिक हो जाए तो गसेट प्लेट से आगे दोनों आलम्बों को जोड़ने के लिए उनके बीच एक प्लेट रिवेट लगाए जाते हैं। इन्हीं रिवेटों को टैकिंग रिवेट कहते हैं। और जो प्लेट उनके बीच में डाली जाती है उसे सेपरेटर कहते हैं। जैसे इस डायग्राम से समझो, यहाँ पे देखो ये एक एंगल सेक्शन है और ये वाला एक एंगल सेक्शन। ठीक है, अब ये जो है पीछे देखो इस तरीके से ये जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो प्लेट तो तुम्हारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये जो आगे जा रहे हैं इनको कैसे जोड़ा जाए, तो इन्हीं को जोड़ने के लिए हम इनके बीच में एक प्लेट डाल देते हैं। जो एक प्लेट लगाई है, इस प्लेट को हम सेपरेटर कहते हैं और इसी प्लेट में कनेक्ट कर देते हैं हम रिवेट को। और जो रिवेट लगाओगे यहाँ पे, इसी रिवेट को कहेंगे हम टैकिंग रिवेट। टैग कर देना, ठीक है, क्या कहेंगे, टैकिंग रिवेट कहेंगे। आई बात समझ में। तो ये टैकिंग रिवेट होते हैं। इन रिवेटों के लगाने से कोणीय खंडों की भार वहन क्षमता बढ़ जाती है तथा वे सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। यानी कि जो एंगल सेक्शन है, इनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वेट की, वो इंक्रीज हो जाएगी टैकिंग रिवेट लगाने से। ठीक है, तो ये इसका जो है एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। आगे क्या है, टैकिंग रिवेट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो तनन उपांग होते हैं उनमें जो रिवेट की पिच होती है किसी एक रेखा पर 1000 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो रिवेट की पिच यानी कि दूरी जो होती है उनकी रिवेट की। ठीक है, और संपीड़न में, ये तो तनन उपांगों में 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और संपीड़न उपांगों में यह पिच 600 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका तनन स्प्लाइस। तनन स्प्लाइस क्या होता है, मान लो ये कॉलम है, अब ये कॉलम यहीं तक रह गया छोटा सा। अब इनको आगे लंबाई बढ़ाने के लिए हम जो उपांग, जो प्लेट लगाएंगे ये वाली, तो इसी को हम कहेंगे तनन उपांग। ठीक है, तनन उपांग। जब तनन खंडों की गसेट प्लेट पर जोड़ के लिए उपयुक्त लंबाई ना हो तब तनन स्प्लाइस का उपयोग किया जाता है और किसमें, बट जॉइंट में किया जाता है। ठीक है, कवर प्लेट व पैकिंग प्लेट द्वारा किया जाता है। जब दो प्लेटों में बट जोड़ करते समय किसी एक की मोटाई, जैसे दो प्लेट ले लो, एक प्लेट ये ले लो,
दूसरी प्लेट ये ले लो। अब इनमें बट जॉइंट करेंगे, तो बट जॉइंट कैसे करते हैं, कवर प्लेट लगा के, तो ये मैंने कवर प्लेट लगा दी, ठीक है। अब इधर भी जब मैं कवर प्लेट लगाऊंगा तो ये देखो यहाँ से जो इतनी मोटाई है ये कम पड़ गई। अब इस मोटाई को पूरा करने के लिए एक मुझे प्लेट और लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो मैं प्लेट लगाऊंगा यहाँ पे इस मोटाई को भरने के लिए, उसको कहेंगे हम पैकिंग प्लेट। क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे हम पैकिंग प्लेट। आई बात समझ में। तो ये आपकी जो है क्या होती है, ये पैकिंग प्लेट होती है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए। और इसी प्लेट को पैकिंग प्लेट कहते हैं। तनन स्प्लाइस का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहला, जब मेन प्लेट की लंबाई कम पड़ जाए, और दूसरा या फिर जब दोनों प्लेटों में से कोई एक प्लेट की मोटाई कम हो जाए। तो इस कंडीशन में हम जो है उसका यूज करते हैं तनन स्प्लाइस का, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये तो तुम्हारे बोल रिवेट हो गए, ये मेन रिवेट हो गई ये तो। लेकिन अब देखो ये मोटाई को भरने के लिए प्लेट लगाई, अब इसी प्लेट में एक और रिवेट लगाना पड़ा हमको। तो ये जो अलग से रिवेट लगाया यही तो है पैकिंग रिवेट, और ये जो प्लेट है ये पैकिंग प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तनन स्प्लाइस के अभिकल्पन। कुछ भी अभिकल्पन नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो तनन स्प्लाइस में आप रिवेट वैल्यू जो लोगे, पीछे जो बताया था रिवेट वैल्यू, वो एफ एस और एफ टी इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसको लिया जाएगा, ठीक है। एफ एस मतलब कर्तन और धारण, कर्तन और धारण में जो भी वैल्यू कम होगी उसको हम लेंगे, ठीक है, रिवेट वैल्यू के लिए। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखो कि जो तनन स्प्लाइस होते हैं इनमें प्लेट की मोटाई अगर कम हो तो पैकिंग प्लेट का यूज कर लेते हैं, पैकिंग प्लेट का यूज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखो कि जो हम इसका डाया लेते हैं, रिवेट का जो डाया है और जो छिद्र का डाया, होल डाया, उसमें रिवेट के डाये में 1.5 पीछे पता है 1.5 को ऐड कर देते हैं। और जो उसकी थिकनेस है प्लेट की, कवर प्लेट की मोटाई जो है वो मेन प्लेट की मोटाई का कितना लेते हैं, 5/8 गुना, 5/8 गुना लेते हैं, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, मेन प्लेट की मोटाई, और ये क्या हो गई पूरी, ये कवर प्लेट की मोटाई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आगे, लग एंगल क्या है। लग एंगल मतलब देखो, लग एंगल क्या होता है, जे मान लो ये कोई गसेट प्लेट है। अब मैंने गसेट प्लेट के लिए ध्यान से सुनना, ये जो कोई तनन उपांग आ रहा है ये यहाँ तक ही आ पाया। अब देखो ये बहुत लंबा हुआ तो ये लोड तो सहन नहीं कर पाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे एक रिवेट भी लगा दूँ यहाँ, तो ये लोड को सहन नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी में एक एंगल और जोड़ दूंगा इस तरीके से, और जो एंगल मैं जोड़ूंगा उसी को हम कहेंगे लग एंगल। आई बात समझ में भाई, बिल्कुल बढ़िया। अब देख लो, अब डेफिनेशन देख लो। तनन उपांगों को गसेट प्लेट के साथ जोड़ते समय यदि उनकी लंबाई कम पड़ जाए या फिर जॉइंट के लिए पर्याप्त ना हो, तो इस स्थिति में जॉइंट की लंबाई को बढ़ाने के लिए जिन एंगल का उपयोग किया जाता है उन्हें लग एंगल कहते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम में देख सकते हो ये तनन उपांग है, इसकी लंबाई कम पड़ गई तो हमने जो है और लगा दिया, लग एंगल लगा दिया, लंबाई बढ़ गई उसकी, आराम से अच्छे तरीके से वो लोड को सहन कर पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं, पॉइंट है, नोट पॉइंट है कि हर वो मेंबर जिसमें तनन लगता है टेंशन मेंबर कहलाता है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सामर्थ्य। किसकी, टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं वो देखो, P इज इक्वल टू होता है नेट एरिया इंटू एफ टी, ठीक है। और एफ टी जो होता है, एफ टी टीयरिंग टेंशन में जो होता है वो होता है तुम्हारा, एफ टी की वैल्यू आपकी होती है 150, ठीक है। 150 होती है तुम्हारी किसकी भाई, एफ टी की वैल्यू। आई बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ तो नेट एरिया यानी A इंटू एफ टी यानी कि 150, 150, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये इसकी स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ जो है हर एंगल के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एकल कोणीय खंड के लिए अगर तनन सामर्थ्य निकालूं, तनन उपांग की सामर्थ्य यानी P, तो वो कितनी होगी, नेट एरिया। तो नेट एरिया इसका कितना होगा, जैसे एकल एंगल सेक्शन है तो देखो एक एंगल सेक्शन ये लग गया बस इसमें। अब इसका नेट एरिया कैसे निकालोगे, अब देखो इसके लेग के ऊपर वाले हिस्से का एरिया A1 मान लो और नीचे वाले हिस्से का एरिया A2 मान लो। आई बात समझ में। तो
इसका जो है नेट एरिया कैसे निकालोगे आप यहाँ से, तो नेट एरिया यानी कि A1 और A2 दोनों को प्लस कर दो, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा बेटा जी आपका कि A1 कर दो और प्लस A2 कर दो और साथ में K और लगा दो। K क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि K होता है कोफिशिएंट, ठीक है, क्या होता है ये, K होता है आपका कोफिशिएंट। चलिए आगे देखिए, इसी में देख लो, ठीक। तो ये हो गया भाई क्या, ये हो गया इसका नेट एरिया, आई बात समझ में। अब के की वैल्यू क्या होती है, तो एकल एंगल सेक्शन के लिए के की वैल्यू एकल एंगल हो या डबल, ठीक है, सिंगल एंगल हो या फिर डबल एंगल हो, के की वैल्यू रहने वाली है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये किसकी, ये आपकी के की वैल्यू रहने वाली है, चाहे सिंगल एंगल सेक्शन हो या डबल एंगल सेक्शन हो, दोनों के लिए के की वैल्यू एक ही रहेगी, यही सेम रहेगी, ठीक है। मैं A1 निकालना चाहूँ बेटा, A1 क्या निकालना चाहूँ, A1, तो एरिया क्या होता है, लंबाई, लंबाई इसकी कितनी है, L1 ही तो है। L1 में से अगर मैं माइनस कर दूँ इसकी क्या, L1 में से अगर मैं इसकी जो आपका डाया है किसका, ये रिवेट, भाई रिवेट भी तो इसमें इंक्लूड है, ये वाला, ये रिवेट इंक्लूड नहीं, तो डी यानी कि डी डाया ऑफ रिवेट हो गया, ठीक है, डाया ऑफ रिवेट या फिर होल डाया एक ही बात है उसमें। और इसमें से माइनस कर दूं मैं T/2, और इसका गुणा कर दूं मैं किससे, उसकी चौड़ाई से, जो प्लेट की चौड़ाई है उससे। तो ये हमारा निकल आएगा भाई साहब क्या, A1। ऐसे ही A2 निकल आएगा L2 माइनस T/2। अब देखो L2, अब इसमें रिवेट तो नहीं है कोई, तो इसमें L2 माइनस T/2 ही है और इनटू में T है, तो ये यहाँ से एरिया निकल आएगा इसका, ठीक है। अगर एकल एंगल सेक्शन दे दे तो आपको क्या करना है, नेट एरिया निकालना है। पहले नेट एरिया निकाल के इसमें पुट कर देना, इंटू 150 कर देना, तो आपका पी निकल आएगा स्ट्रेंथ किसके लिए, सिंगल एंगल सेक्शन के लिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डबल एंगल सेक्शन। तो डबल एंगल सेक्शन के लिए देखो, इधर भी एंगल आ गया, इधर भी एंगल आ गया, डबल एंगल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको हमने क्या किया, रिवेटिंग कर दी, यहाँ से रिवेट लगा दिया। अब इसका कैसे हम एरिया निकालेंगे, नेट एरिया, तो नेट एरिया इसका कुछ नहीं है, सेम है, बस अंतर क्या है, सिर्फ 2 का गुणा कर दो जो एकल एरिया वाला था, ठीक है, एकल एरिया जो खंड था उसमें कर दो 2 का गुणा, क्या था वो, कितना नेट एरिया उसका, उसका था आपका A1 प्लस KA2, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो आप 2D और T, डी क्यों माइनस करनी है, क्योंकि डी देखो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, यानी कि रिवेट यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है। तो ये, और बाकी A1 और A2 की वैल्यू सेम रहने वाली है, जो एकल एंगल के लिए थी, सेम ही रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब डबल कोणीय खंड हो बिना टैकिंग रिवेट के, अब देखो यहाँ पे हमने कोई टैकिंग रिवेट नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में नेट एरिया होगा वो 2A1 प्लस KA2, ये नेट एरिया होगा, बाकी A1 और A2 यही रहने वाले हैं और के की भी वैल्यू सेम रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे तो रिवेट था, यहाँ पे तो रिवेट था, ये वाला रिवेट, तो इसलिए हमने ये माइनस किया था ये। अब लेकिन यहाँ पे रिवेट है ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट कर दिया भाई उसका 2 गुना, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो एक और एक 2 इंटू में कर दो आपका जो एकल एंगल सेक्शन वाला था वो वाला, ठीक है। और बाकी जो A1 और A2 निकलेंगे वो दोनों के लिए, इस एंगल के लिए अलग, इस एंगल के लिए अलग। तो A1 कितना था उसमें, A1 था तुम्हारा L1 माइनस डी माइनस T/2 इंटू टी। अब इसमें हम 2 का गुणा कर दो, तो ये दोनों का A1 निकल आएगा, ऐसे ही A2 निकल आएगा, ठीक है, उसमें भी 2 का गुणा करना है। और के की वैल्यू इतनी हुई 3A1 प्लस A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। डबल कोणीय खंड टैकिंग, अब देखो अब इसमें टैकिंग रिवेट आ जाए तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें टैकिंग रिवेट आया था तो फॉर्मूला तो वही रहता है, 2A1 प्लस क्या हो गया भाई, 2A1 प्लस KA2, लेकिन के की वैल्यू यहाँ पे बदल के हो जाएगी 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ये बात थोड़ी सी यहाँ दिखानी है जब टैकिंग रिवेट की बात करें था। तो यही बस तुम्हें समझना था, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब हलवा है। थोड़ा सा देखो, अब रिवेट कट आया निकालने के लिए अनसेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो रिवेट कट आया मैंने पहले ही बताया था, फाइव इक्वल टू होता है अंडर रूट में टी और इंटू 6.05 ये रहा, ठीक है। तो ये रिवेट कट आया निकालने का फॉर्मूला है। मान लो 2 प्लेट है,
दो प्लेट में अब तुम्हें रिवेट लगाना है, तो कैसे पता तुम्हें कितने डाई का रिवेट लेंगे, तो उसके लिए प्लेट की थिकनेस लो, प्लेट की थिकनेस लो मिनिमम वाली, ठीक है, जो सबसे कम हो, दोनों प्लेटों में सबसे कम मोटी प्लेट हो उसकी थिकनेस लो, उसकी थिकनेस लेके रूट निकाल लो उसका, और 6.05 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा रिवेट डायल निकल आएगा। टेंशन मेंबर फेलियर, टेंशन मेंबर फेलियर देख लो, जब प्लेट सीधे सीधे तनाव में फट जाए तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तब उसकी स्ट्रेंथ होगी बी माइनस एन डी। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, कितने रिवेट हैं वो, कितने रिवेटों में से होके फट गई है प्लेट, ठीक है, इंटू टी प्लेट की थिकनेस और इंटू एफ टी, ठीक है। अगर जिग जैग में ऐसे करके फटे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देख लो कितनी है, पी टी इज इक्वल टू वी एन माइनस डी प्लस एन वन पी वन स्क्वायर अपॉन जी। पी है पिच और जी है गेज, इंटू टी इंटू एफ टी। एन वन तिरछी लंबाई में रिवेटों की संख्या, और पी पिच और ये गेज। तिरछी लंबाई में कैसे, मान लो ये प्लेट हमारी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फट गई, तो अब देख लो इसमें जिग जैग में फटी है, तो 1 2 3 3 रिवेट आ रहे हैं, तो एन वन की वैल्यू 3 हो जाएगी। बाकी तुम्हें पिच पता ही है, पिच क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है पिच होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी गेज होती है, तो सब निकाल के और कर दो भाई सब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जिग जैग में आपकी यहाँ पे क्या निकल आएगी, जिग जैग में आपकी स्ट्रेंथ निकल आएगी, ठीक। तो ये भाई चैप्टर ख़त्म। चलिए अब 6वां भी चैप्टर हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। आज ये तुम्हारी कंप्लीट करानी है मुझे डीएसएस। 6वां चैप्टर देख लो भाई, इसमें कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, टेंशन मेंबर पढ़ लिया, तनन आय तनन, तनन आय तनन, तनन उपांग, और कंप्रेशन मेंबर यानी कि संपीड़न उपांग, ठीक है। कंप्रेस करे दबाए किसी, कंप्रेशन मेंबर यानी संपीड़न उपांग। यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे ऊपर लोड है, तो ये कौन सा मेंबर हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर। तो ये नीचे लोड लगा है, दबा रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, एक बात ध्यान रखना कि जो ये क्या होती है, ये एक दूरी होती है, ठीक है। उस दूरी का वर्ग करके अगर मैं क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दूं, दूरी मान लो आर, आर का वर्ग करके क्षेत्रफल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ये मुझे जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा, और जो इसमें आर होगी वो होगी तुम्हारी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। किसी कंप्रेशन मेंबर की परिभ्रमण त्रिज्या उस मेंबर के अक्ष से वह काल्पनिक दूरी है जिसके वर्ग यानी आर का वर्ग एवं खंड का क्षेत्रफल यानी ए का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण यानी आई के बराबर होता है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आई अपॉन ए आएगी, और यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आई अपॉन ए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आई अपॉन में ए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ध्यान रखना। न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आर की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ए एरिया, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यह है रेडियस ऑफ जाइरेशन। स्लेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव, प्रभावी लंबाई, और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर मिनिमम। आर मिनिमम के अनुपात को ही हम स्लेंडरनेस रेशियो तनुता अनुपात कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जो आर मिनिमम होता है वही आपका आर वी की वैल्यू होती है, तो ये दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जालक पद्धति क्या है। जालक पद्धति क्या है, इसके प्रकार चित्र सहित स्पष्ट करो। तो देखो वह व्यवस्था, जालक पद्धति में एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कोई क्या है, ये कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, तो अगर हम इसमें जो पट्टियां हैं, स्टील पट्टियां जो हैं, उनको अगर हम तिरछी इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये जो एक सिस्टम बनाएंगी वही जालक पद्धति होगा। और ये आपकी किसके साथ कनेक्ट होंगी, ये आपकी फ्लेंज के साथ ही तो कनेक्ट होंगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वह व्यवस्था जिसमें स्टील की चपटी पट्टियों स्तंभ की फ्लेंज के साथ तिरछा रखकर रिवेट या बेल्ट के द्वारा त्रिभुज सा बनाते हुए लगाया जाता है, तो उसी को हम जालक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे किसी से तो कनेक्ट होंगी, चाहे बोल्ट लगाओ या रिवेट लगाओ या फिर बेल्डिंग करो, कुछ भी तो करो, तो ये ऐसी पद्धति हमारी जालक पद्धति कहलाती है। आई बात समझ में। अच्छा, इसमें जो पिच होती है ना, पिच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये वाली,
ये वाली ये पिच होती है, अगर मैं यहाँ से इसको इंक्लूड करूँ तो ये पिच होगी ये वाली। ठीक है, आई बात समझ में। और जो एंगल होता है इनका, जिस एंगल पे ये मतलब तिरछी सी रखी रहती हैं, वो एंगल होना चाहिए 40 से 70 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया जालक पद्धति, इंग्लिश में इसको लेसिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब जालक पद्धति के प्रकार, एक तो सिंगल लेसिंग हो गया, ऐसे ही सिंगल हमने स्टील की पट्टियां जो है ऐसे लगा दी हमने सिंगल। और दूसरा डबल लेसिंग, कि जब किसी कॉलम पर एक ही पट्टी द्वारा लेसिंग की जाए, सिंगल लेसिंग कहलाती है ये, इस तरीके से। ठीक है, और डबल लेसिंग क्या होगी, डबल लेसिंग इस तरीके से हो जाएगी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डबल लेसिंग, आजा भाई ऊपर आजा। यह डबल लेसिंग, जब किसी कॉलम पर दो पट्टियों द्वारा लेसिंग की जाए तो यह डबल लेसिंग कहलाती है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये एक ऐसे जा रही है और ये एक ऐसे जा रही है, तो ये डबल लेसिंग हो गया। ठीक है, बाकी पिच वगैरह सब वही है कॉलम। जालक पद्धति की विशेषताएं, जालक पद्धति की विशेषताएं ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि ये जो जालक पद्धति है ये आगे आने वाली पद्धति की विशेषताओं के समान ही है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अब देखो, जो बाई अक्ष है आपका, बाई वाई अक्ष पे जो आपकी परिभ्रमण त्रिज्या है आर बाई बाई, और एक्स एक्स अक्ष पे जो परिभ्रमण त्रिज्या है आर एक्स एक्स, जो आर बाई बाई है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी आर एक्स एक्स से, लेकिन कम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। जो आर बाई बाई है यानी बाई अक्ष पे परिभ्रमण त्रिज्या जो है वो एक्स अक्ष की परिभ्रमण त्रिज्या से कभी भी कम नहीं होगी, या बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी। नेक्स्ट का है आपका, नेक्स्ट ये हम उसकी स्पेसिफिकेशंस, विशेषताएं पढ़ रहे हैं जालक पद्धति की। संपीड़न उपांग में पूरी जालक व्यवस्था एक समान रखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जालक छड़ों, अच्छा जालक छड़ों की कॉलम के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 40 से 70 बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा जो लैम्डा होता है वो जालक छड़ों के लिए तन्यता अनुपात कितना होता है, 145 से अधिक ना हो। जालक छड़ों के बीच का जो गैप होता है वो होना चाहिए लैम्डा का 0.7 गुना, इससे ज़्यादा ना हो। जालक छड़ों के अभिकल्पन हेतु शियर फोर्स का मान कॉलम पर आने वाले भार का कितना लिया जाता है, 2.5% लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेटन पद्धति। बेटन पद्धति क्या है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो देखो बेटन पद्धति क्या होती है। अब देखो हमने लेसिंग वाले में तो इस तरीके तिरछे लगाई थी पट्टियां, लेकिन हम इसमें सीधी सीधी पट्टियां लगा देते हैं ऐसे, इस तरीके से हम सीधी सीधी क्या करते हैं, हम पट्टियां लगा देते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलो, वह व्यवस्था इसमें दो कॉलम के फ्लैंज को सीधी स्टील पट्टियों के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे बेटन पद्धति कहते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम भी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं जालक पद्धति के समान ही, इसलिए बोल रहा था उनको जो है ध्यान से समझ लेना और दोबारा भी इनको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी स्ट्रेंथ आ गई, कुछ भी नहीं है, पी कंप्रेशन मेंबर की स्ट्रेंथ वही उसी के समान है, बस क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका ए, इंटू में सिग्मा ए बी है, सिग्मा ए बी कंप्रेशन फैक्टर है। ठीक, कंप्रेशन मेंबर फैक्टर, और जो सिग्मा ए बी होता है, सिग्मा ए बी वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। ठीक है, लेमडा क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, और ये लेमडा का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, अच्छा सिग्मा ए सी की बात करूँ तो ये होता है सिग्मा 0.6 FCC और FCC क्या है यहाँ पे, FCC पाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, ई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये यंग मॉडुलस है ई, इसकी वैल्यू होती है 2×10⁵ और FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा अब देखो एल इफेक्टिव के लिए जो प्रमुख कंडीशन है वो, सबसे पहले तो ये सुनो एल इफेक्टिव होता क्या है। मान लो ये कॉलम है, अब इस पे लोड पड़ रहा है, जब इस पे ज़्यादा लोड पड़ेगा कॉलम पे तो ये जो ये कॉलम जो है बीच में से बकल कर जाएगा, इस तरीके से बकलिंग आ जाएगी इसमें। तो अब ये जो लंबाई है इसकी बकलिंग आने के बाद में पूरी लंबाई, तो ये उसका इफेक्टिव लंबाई एल इफेक्टिव कहलाती है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कहलाती है ये वाली, बकलिंग आने के बाद कॉलम की जो पूरी लंबाई है वो एल इफेक्टिव कहलाती है।
तो अब उसके लिए कंडीशन देखो, एल इफेक्टिव के लिए प्रमुख स्थितियां, जब कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हों, पहला सिरा दूसरा सिरा दोनों सिरे फिक्स हैं कॉलम के, तब जो एल इफेक्टिव होगी वो 0.6 इंटू एल के बराबर होगी। एल का मतलब क्या है, इसकी जो रियल वास्तव में जो लंबाई है इसकी वो है एल। जब कॉलम का एक सिरा हिंज में हो तथा दूसरा सिरा फिक्स हो, ये पहला सिरा हिंज में और दूसरा सिरा फिक्स है, तब एल इफेक्टिव 0.8 इंटू एल के बराबर होगी। ठीक है। जब कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हों तो कोई बकलिंग ही नहीं होगी भाई। जब दोनों सिरे हमने हिंज कर दिए कॉलम के तो नो बकलिंग तो नो इफेक्टिव लेंथ, तो एल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा एल के। और जब कॉलम का एक सिरा फिक्स हो और एक सिरा फ्री रहे इस तरीके से, तो भाई ये जो है दुगना होगा, एल इफेक्टिव जो है 2L का हो। मान लो इसकी लंबाई 2 मीटर है तो बकलिंग आने के बाद एल इफेक्टिव हो जाएगा 4 मीटर। आगे क्या है, नोट पॉइंट। एल इफेक्टिव का बढ़ना कॉलम के लिए घातक होता है। कैसे होता है वो देखो, एल इफेक्टिव अगर बढ़ गई किसी कॉलम की तो वो कॉलम का जल्दी मतलब नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखो प्रैक्टिकली मतलब इसमें देखो प्रूफ कैसे होता है ये, ठीक है, थ्योरेटिकली प्रूफ कैसे होता है कि एल इफेक्टिव अगर बढ़ा तो कॉलम के लिए घातक। देखो हम जानते हैं कि एल इफेक्टिव जो होता है वो फॉर्मूले से यानी कि लेमडा बराबर एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेमडा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एल इफेक्टिव के। तो अगर एल इफेक्टिव बढ़ा तो लेमडा भी बढ़ेगा, और जब लेमडा बढ़ा तो लेमडा बढ़ने के बाद में ये जो है ये घट जाएगा, सिग्मा ए सी घटा तो इसकी स्ट्रेंथ भी घट जाएगी, तो इसीलिए ये घातक है। ठीक है। आगे देखिए, अलाउएबल वैल्यू ऑफ लेमडा यानी स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी हो सकती है वहाँ पे, ये देख लो। देखो कंप्रेशन मेंबर में अगर डायरेक्ट लोड हो, डायरेक्ट लोड मतलब भूकंप का लोड ना हो तो उसे डायरेक्ट लोड कहते हैं, तो इसमें स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है, कितनी हो जाएगी 180। और वहीं अगर टेंशन मेंबर की मैं बात करूं, और टेंशन मेंबर में भी आपका अर्थ लोड नहीं है और विंड लोड नहीं है, तो उसके अलावा जब इसकी लेमडा की वैल्यू सेम रहने वाली है 180। अगर मैं कंप्रेशन मेंबर की बात करूं ड्यू टू अर्थ लोड, यानी कि अब अर्थ लोड भी आ गया और विंड लोड भी आ गया, तब इसकी वैल्यू होगी 250। और टेंशन मेंबर में जब आ जाए अर्थ लोड और विंड लोड तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई।